वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वो हमारे बीच आए हुए हैं। उनसे जरूर सीखिए कि वो क्या क्या अपने जीवन में खोए और पाए हैं। तो हम केवल ब्राइट साइड नहीं बताएंगे, हम डार्क साइड भी बताएंगे। हमने अस्मिता शर्मा जी से बात किया है कि फिल्म दुनिया में अब जो कुछ भी हुआ अपने बिहार के एक्टर जो है सुशांत जी के साथ, वो सोचिए कि डार्क साइड में भी हुआ है, ब्राइट साइड नहीं कि बहुत बड़े सक्सेसफुल एक्टर थे। अब डार्क साइड उसका क्या था, तो उसको भी जानकारी लेना है। इन्हीं विषयों पे होगा, 5-6 चीजों पे चर्च होना है। बाकी हम लोग पूरे दिन यहाँ पूरे 4, साढ़े 4, 5 बजे तक रहेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोग केवल सुनिए नहीं, आप लोग के पास माइक जाएगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पुंडरीकाक्ष जी जो हैं वो ताइवान में है। ताइवान जो है हमारा, एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे हजारों बिहार के बच्चे वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और वो भी नैनो टेक्नोलॉजी, जो मदरबोर्ड, चिप्स, सेमीकंडक्टर, जो वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड साइंस में, उस पे कार्य कर रहे हैं। तो हमारा बिहारियों का मैथमेटिक्स जाना जाता है। हम राज करते हैं दुनिया पे। जैसा हमने बताया, 40 देशों के इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, या कोई और सब्जेक्ट का हो, सिविल का हो। तो सबको ये बात तो जरूर बतलाते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग और सॉल्यूशन के क्षेत्र में कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आपका ही बच्चा हूं मैं, आपके एरिया का बच्चा हूं। जब इतना कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं। अपने वाणी को 10 से 15 मिनट में ही सब लोग बात कहने का सोचेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। पंकज कुमार, जोरदार तालियां पंकज कुमार के लिए। मैं चाहूंगा कि पंकज जी अपने पूरे टीम के साथ थोड़ा आ जाए। उदय भारती जी का आग्रह है कि पेपर में डालने के लिए फोटो जो है वो हो जाए, तो आप आ जाइए। और कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन में, और अपने बैच का वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए थे। आप लोगों में से इंटर के कुछ स्टूडेंट होंगे, वो जानते होंगे, एक बुक आती है HC वर्मा की फिजिक्स। वो अभियानंद से एक बैच सीनियर थे और वो अपने बैच के फर्स्ट क्लास थर्ड बॉय थे, और अभियानंद सर अपने बैच के फर्स्ट क्लास फर्स्ट बॉय। प्रोफेसर ने इन्हें कहा कि आप फिजिक्स में आइए, लेकिन अपियरिंग में ही इनका UPSC हो गया, तब तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था, तो ये UPSC में चले गए और 1977 बैच में IPS हुए। 2011 में DGP बने, और 2014 में जब ये रिटायर हुए 15 में, तो अपने नाम से एक सुपर 30 शुरू किए, अभियानंद सुपर 30। वहाँ से हम उनसे जुड़े। उस समय हम फिटजी में थे, तो बुलाकर उनसे फिर मुलाकात हुई, और उस समय से अभियानंद सुपर 30 का निरंतर प्रयास जारी है, जिसके विषय में मैं आपको उनके वीडियो के बाद बता दूंगा। थैंक यू। रंजीत कुमार जी का आभारी हूँ। यूथ से जब भी हमको रूबरू होने का मौका मिलता है, तो मैं सहज ही उसको स्वीकार करता हूँ। इस बार चूँकि कोरोना काल के थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए मैं भौतिक रूप से आपके बीच नहीं आ सका। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। इस कॉन्क्लेव के संबंध में जैसा कि रंजीत जी ने मुझे बताया, वे हिसुआ के रहने वाले हैं और वे चाहते हैं कि उस क्षेत्र के यूथ जिनके साथ उनका बहुत लगाव है, वे
अपनी दिशा और दशा सही ढंग से चुने और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस तरह की सोच रखने के लिए रंजीत कुमार जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि वो अपने प्रयासों में सफल हो सकें। उनके इस दिशा में एक प्रयास का नाम नवादा सुपर 5 भी है, जिसमें उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और अनुरोध किया था कि सुपर 5 की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाने में मैं उनकी मदद कर सकूं अपने पुराने तजुर्बे के अनुसार। जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में 10th में, मैंने उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया है। पहले तो सिलेक्शन करना है उन बच्चों का। मेरी शुभकामना उन बच्चों के साथ भी होगी जो इसमें प्रयास करके कोशिश करेंगे शामिल होने का। मैं सिर्फ आपको एक मूल मंत्र बताऊं कि किस प्रकार के बच्चों का चयन हम लोग करना चाहेंगे। इसमें मंत्र ये है कि आपके पास कितना ज्ञान है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप में ज्ञान अर्जन करने की कितनी शक्ति है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे उस टेस्ट में, वो इसी आधार पर रहेंगे। इसलिए आप सबों को, जो बच्चे हैं 10th क्लास में और आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आएँ, टेस्ट दें और आगे बढ़ें। आप सबों को इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पुनः आशीष। मैं आप सबों के भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सुपर 30 का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम आपको पहले समझा दें। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल अपने साथ लेके आए हैं। ये जो लड़का है ये आपके नवादा जिले के उड़नपुर का ही है और जिस समय ये 10th में था, छठ के दिन इससे हमारी मुलाकात हुई। पूरे छठ के प्रोसेस के दौरान हम इससे क्वेश्चंस करते रहे और ये क्वेश्चन तो हम फिर दूसरे दिन सर को फ़ोन किए। हम बोले सर एक लड़का मिला है जो IIT मटेरियल है। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, IIT मटेरियल। IIT मटेरियल वो होता है जो 10th तक क्या पढ़ा है इससे मतलब नहीं है, 10th तक में और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, ये वही करता था। सर से हम दूसरे दिन इसको मिलवाएं, सर बोले कि हाँ रख लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई शुरू हुई। IIT में इसका रैंक आया 487। अभी ये IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। और सबसे आश्चर्य का बात, जैसे जो लास्ट डिसीजन हम लोग लिए हैं इसके बारे में 1 महीना पहले ये खुद मिला था, तो उस समय कैंपस सिलेक्शन होने लगा। इनके दोस्त, इसके बैच के और भी लड़के हैं हम लोगों के यहाँ के वहाँ पर, उन लोगों का प्लेसमेंट शुरू हुआ। कोई माइक्रोसॉफ्ट में, कोई जैगवार मोटर में, इस तरह से अच्छे पैकेज पे 44 लाख 25 लाख आया। हड़बड़ा के हमसे बोला कि आप हमको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिए, क्योंकि इसको हम रोक दिए थे कि तुम UPSC दो, प्लेसमेंट में नहीं जाना है। तो इसलिए UPSC की तैयारी करने प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। तो बोला 25 लाख का चला गया, 1 साल का नुकसान होगा। हम बोले शायद मिल जाएगा, हड़बड़ाओ मत। तो कहना ये है कि अगर आप सुपर 30 नहीं, अगर आप IIT या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए और जिसका टेस्ट आपके पढ़े हुए चीज़ से नहीं हो सकता है। जैसे अभी तक 10th तक हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते हैं बिहार में और कहीं भी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हम लोग रटते हैं जैसे हिस्ट्री रटते हैं। तो मैथ्स में आप कितना शार्प हैं उसको चेक करने जाएंगे तो ये हो जाएगा कि सर हम 10th तक पढ़े हैं या 9th तक पढ़े, उतने ही से बनाएंगे। तो उसको डाइवर्ट करने का एक तरीका है कि रीजनिंग चेक कर लिया जाए। तो हम लोग ज़्यादा जो एम्फेसिस देते हैं वो मेंटल एबिलिटी पे ही देते हैं। जिसको आप पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, सोचिए और बनाइए। क्लियर है? तो मैं केवल सुपर 30 के प्रोसेस के बारे में बताने आया था और वहाँ जो पढ़ाई का तरीका होता है वो बता दें।
इन लोगों को सुबह 8 बजे उठा दिया जाता था, यानी 8 बजे आपको बैठ जाना है बेंच के ऊपर और रात को 8 बजे सोने जाना है। दिन भर पढ़िए 12 घंटा। ये लोग पढ़ा भी, और पढ़ने का रिजल्ट ये आया था कि आईआईटी में 258 रैंक, 487, 562 सब इसी के बैच से था। 1013, 864, मतलब 7 लड़का आईआईटी दिल्ली गया था, जिसमें 3 को इलेक्ट्रिकल और 4 को मैकेनिकल मिला था। आप ये समझ लीजिए कि एक ब्रांच में आईआईटी में कितना सीट होता है? 62 सीट्स होता है एक ब्रांच में मैकेनिकल में, जिसमें 4 अभियान सुपर 30 का था। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में 3 अभियान सुपर 30 का। तो ये हम लोगों के लिए एक सुखद अनुभव था, और उस कारण ही हम लोग फिर आगे बढ़कर उस पर विस्तारित करते चले गए, और अब वो कॉन्सेप्ट 100 लड़कों पर उतरकर सामने आ गया है सुपर 100 के फॉर्म में। फिर भी अब रंजीत जी के सहयोग से नवादा के 5 बच्चों का जो चयन होगा, उसके परीक्षा की तिथि 17 जनवरी रखी गई है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और सुपर 30 के बारे में हमसे ज़्यादा माइक दे दीजिए उधर, कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा एक चले जाए, है ना। और आईआईटी के बारे में तो ये बेहतर ही बता देगा क्योंकि तैयारी करके गया भी है, और सुपर 30 के बारे में बता देगा क्योंकि रहा है। तो जो रहा होता है और जो उसको जिया होता है 2 साल तक और कैसे तैयारी किया होता है, उससे बेहतर कौन बताएगा। तो इसलिए हम इसको ले आए थे, इससे पूछ लीजिए। जी, मेरा नाम केशव राज है, और मैं जैसा लोगों ने बताया, मैं उड़नपुर गांव नवादा ज़िला का रहने वाला हूं। तो मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे कुछ एम के साथ नहीं हुई थी कि मुझे सुपर 30 से होके आईआईटी जाना है या फिर कुछ यूपीएससी करना है। मतलब मैं ऐसा एमलेस सा घूम रहा था, कुछ जैसा सर ने पहले बताया कि एम गोल है किसी का, तो मेरा वही हाल था कि मेरे पास कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। हुआ ये था कि मैं जब छोटा था तो मेरी पढ़ाई उड़नपुर में हुई कुछ सालों तक। फिर मेरे पिताजी मुझे पटना लेके चले गए कि पटना में अच्छे से पढ़ेगा, फिर कुछ अच्छा कर सकता है माहौल के लिए। लेकिन वहाँ भी मेरे किस्मत ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। मेरे पिताजी जब मैं 8वीं कक्षा में था वो चल बसे। तो मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन है। तो मेरी बहन ने मेरे परिवार का पूरा बोझ उठाया, और वो उस समय 12वीं कक्षा में थी जब मेरे पिताजी गुजरे थे। तब मेरी बहन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ था। उसकी पढ़ाई तो उसके बाद थम सी गई थी, लेकिन उसने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और साथ साथ में मेरे स्कूल की फ़ीस, पटना में रहने का घर का खर्चा, फिर उसका खुद का आने जाने का खर्चा, घर का रेगुलर का खर्चा, सब उसने बहुत ही मात्र 6,000 पर महीने के सैलरी पे उसने काम किया लगभग 2 सालों तक। और उसके बाद तो मतलब जैसे तैसे कट रही थी हमारी ज़िंदगी। मैंने सोचा कि अब 10th के बाद दीदी पे ज़्यादा लोड डालना अच्छा नहीं होगा, तो मैं सोचा था कि कहीं गांव ही आ जाओ, कुछ जनरल तैयारी करूँगा। लेकिन तभी 10th के ही समय जब छठ पूजा था, जैसा सर ने बताया, मेरी मुलाकात पंकज सर से हुई, और छठ घाट पे ही इन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम से पूछने शुरू किए कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। उसी साल 2015 की बात है, ये अभियान सुपर 30 खुला था, तो इन्हें बच्चों की तलाश थी। तो इन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया और मैंने बताना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता गया, और मेरा टाइम जो लगता था सॉल्व करने का वो भी बढ़ता गया। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब कुछ क्वेश्चन के बाद मेरे से बनना बंद हो गया। तो फिर पंकज सर ने बोला कि अच्छा चलो आज के लिए काफ़ी, अब कल अभ्यानंद सर से इंटरव्यू करवाते हैं। तो इंटरव्यू हुआ। अभ्यानंद सर ने काफ़ी घुमा घुमा के प्रश्न पूछे। उनके प्रश्न कभी भी सीधे नहीं होते थे। जैसे कि आपने सुना पहले कि वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट थे, तो वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ भी सीधा नहीं पूछते हैं। जैसे एच.सी. वर्मा स्टाइल की बुक जो लिखी जाती है, उससे एक लेवल ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताने में काफ़ी समय लगा, लेकिन काफ़ी देर तक मैंने बता दिया सोच सोच के। तो फिर अभिनंदन से काफ़ी खुश हुआ और मुझे बोला कि हाँ आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे सुपर 30 की जर्नी शुरू हुई। मतलब ये तो क्लियर था कि मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ कहाँ आईआईटी होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर अभ्यानंद सर ने मुझे कुछ दिन के बाद, ऐसे एक्चुअली ये बात है
जनवरी फरवरी की सर ने मुझे घर पे बुलाया कि आओ ज़रा देखो क्या हो रहा है, मतलब तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में। तो मैंने बोला सर कुछ नहीं सोचना है, मेरे को क्या पता IIT क्या होता है, बायो क्या होता है, मतलब मेडिकल नीट क्या होता है। सर ने बोला कि अच्छा रुकिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने के बाद आप मेरे घर पे आइए डेली पढ़ने। तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम तो ख़त्म होने के 2 महीने के बाद लगभग सुपर 30 शुरू होना था, तो 2 महीने में उनके घर रोज़ गया पढ़ने। और हुआ ऐसा कि उन्होंने 2 महीने में ही HCV 1 और HCV 2 जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि 2 साल की किताबें 11th और 12th की, उन्होंने 2 महीने में ही पूरी किताब कंप्लीट करवा दी, और वो भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे तो इस बात का उस समय उतना पता नहीं चला महत्व कि हाँ ये बना लिया, पर हाँ जब टेस्ट हुए और जब मार्क्स अच्छे आने लगे और जब एक कॉन्फिडेंस आया, तब समझ में आया अभ्यानंद सर के पढ़ाने का महत्व। अभी मैं IIT दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और मुझे उनके ऐसा टीचर, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि और दूसरा नहीं मिला। वो एक टीचर है ही नहीं, मतलब बेसिकली टीचर से ज़्यादा महत्व उनका, वो सोचने के लिए आपको बहुत प्रेरित कर देंगे, मतलब बहुत अलग दिशा में आपको दिखा देंगे कि एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो चारों चीज़ें होती है सारी चीज़ें बता देंगे। मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन को आप टाइप, वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन को टाइप समझ के मत करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, ये रिलेटिव प्रॉब्लम है, आप टाइपिस्ट मत बनिए। तो वो हम लोग को जनरलिस्ट बनाना सिखाते थे कि सब चीज़ को सीखो, सब चीज़ को पढ़ो। तो फिर अभ्यानंद सर का पढ़ाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाता है, उनके ऐसा दोबारा कोई मिला नहीं। और फिर सुपर 30 में तो जैसा सर ने बताया कि सवेरे 8 बजे से उठना है और रात के 8 बजे तक पढ़ना है। तो हाँ, तो जी, तो जैसा तैयार कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में बेसिकली वही पूछा ही जाता है, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पढ़ना नहीं है आपने, तो आपको उसमें ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप सोच रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने किसी में से NTSE का नाम सुना होगा, NTSE एक एग्ज़ाम होता है, उसकी किताब आती है। तो मेरी तरह से सुझाव है कि आप उसको बनाना शुरू करें, उसमें अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी लेवल का क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, फॉर्म तो हाँ 17 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो आप लोग हाँ उसमें अपीयर हो और ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे से, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो। चलिए ठीक। कल रंजीत जी सोशल मीडिया के ऊपर उस फॉर्म को डाल देंगे जिस फॉर्म को भर कर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कारण कोई रास्ता नहीं मिला, जैसे जनरल सब लोग करते हैं उसी प्रकार से 10th 12 और फाइनल TS कॉलेज से BSc। अभी BSc में लेकिन मेरा गोल है डॉक्टर या इंजीनियरिंग करने का था, रुचि भी है और सीखने की इच्छा। खेलना है, खेल लीजिएगा बिना प्रिपरेशन के कोई भी स्पोर्ट्स। सिमिलरली कोई भी कंपटीशन नेशनल लेवल का अगर होता है तो उसको फोकस करके उस समय केवल और केवल वही दिखना चाहिए। जैसे सुपर 30 में भी हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को बोलते हैं दुनिया में क्या घट रहा है इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं तुम क्या कर लोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारा किताब है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना पेपर है, ना प्लेग्राउंड है। उसी सर झुका के पढ़ता है, उसको पता है सिर्फ IIT है, उसके अलावा क्या मतलब। ना शादी में जाने देते हैं, ना बर्थडे मनाने देते हैं, ना खेलने देते हैं। उस उम्र के लड़के को जो 10th का होता है, अब आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, वो भी फाइनल ईयर में, सामने रखिए ये लक्ष्य और 1 साल में फिनिश कीजिए। पंचवर्षीय योजना में पढ़ाई नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट यही मान के पढ़िए। थैंक यू सर। काफी कमजोर है जिसके कारण फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करें? आप क्लास किस क्लास में हैं? 12th क्लास। आप पता है बायोलॉजी आप लिए ही थे मैथ छोड़ने के लिए। हाँ। और अब फिर हम समझा दें, बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है। हम मैथ छोड़ने के लिए बायोलॉजी ले लेते हैं, इससे जहाँ पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल अप्लाई होता है, ना कैलकुलस समझ में आता होगा, ना ग्राफ समझ में आता होगा, तो कहाँ से फिजिक्स समझिएगा? वो बेसिक हमारा बेसिक मैथमेटिक्स बिना पढ़े आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब कोर्स शुरू होता है तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है।
तो बायोलॉजी के लड़के का माइंडसेट ये रहता है उस वक्त कि क्या फालतू चीज़ पढ़ा रहे हैं, जल्दी से फिजिक्स पे आइए। और जैसे फिजिक्स पे आते हैं, एक तो ग्राफ दिखता है तो दिमाग चकराने लगता है। तो आपको फिर से पूरा बेसिक मैथ और तब सिलसिलेवार तरीके से फिजिक्स, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप जो सोचते हैं उसको जब लिखने को करिएगा तो मैथ्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कुछ, तब बोलते हैं, तो जो सोचे हैं उसको एक्सप्रेस करने की भाषा हमारी हिंदी है। जो फिजिसिस्ट सोचे उसको एक्सप्रेस करने की भाषा मैथमेटिक्स है। तो कैसे सीखिएगा? उसको फिर से कीजिए, नहीं तो कभी नहीं सीखिएगा। माइकल का नहीं था, वो गया जिला में जो जिला स्कूल है ना, उसके ठेठ हिंदी मीडियम का लड़का था, जिसको 1013 रैंक आया था। वो मसौढ़ी के पास छोटा सा गांव है सोनमई, वहां का लड़का था। और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसका प्लेसमेंट हो रहा है अभी, तो उसको हम इंग्लिश आ गया बोलने, अब इंग्लिश भी बोलने आ गया है। इसी कारण से उसका प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में 44 लाख के पैकेज पे हुआ। वो कभी गांव से बाहर नहीं निकला था लड़का, वो भी इसी के बैठ का था। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि वो बहुत बड़ा सा बिल्डिंग में पढ़ रहा है। इसको सॉल्व करने का मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट पे जाओ। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने मत भूल जाओ। मतलब पढ़ने का एक बेसिक तरीका है खूब सोचना। सर मेरा नाम रोहित है, मैं तुंगी गांव से हूँ। और इसको कैसे टैकल? एनसीईआरटी समझ गए हो? नो सर, उसी को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। और उसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछता है। आईआईटी मेंस का क्वेश्चन देखे हो? यस सर। वो एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का रहता है। ये सर थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहता तो हल्का भी नहीं। अच्छा, कितना तो क्वेश्चन ऊपर लेवल का रहता है? है, थोड़ा सा ऊपर रहता है सर। कितना तो? बनने में टाइम लगता जैसे 30 क्वेश्चन पूछता होगा ना बाबू, तो 30 ऊपर लेवल का रहता है। नहीं, पूरा ऊपर लेवल का नहीं रहता है, लेकिन तब पर भी कितना परसेंट ऊपर लेवल का रहता होगा? 60 से 70% जो रहता है वो बन जाता है थोड़ा सा, लेकिन 60%। 1 मिनट तक रुक जाएगा। 60% समझ लो। 3 180 पता है कितना रैंक आता है? एनआईटी त्रिची जाओगे, टॉप एनआईटी में। इसलिए किसी भी एग्जाम को पहले एक समझ लो कि किसी भी एग्जाम आईआईटी में 100% स्कोर होगा तो फिर 40% में तो आईआईटी मतलब कॉलेज मिल जाता है। वही हाल एनआईटी का है। और हम आपको बताते हैं, अगर आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़े हैं, अगर रटे हैं ठीक से, तब हम बोल रहे हैं। तो ऋषभ रंजन एक लड़का था हम लोगों के बैच में, 120 में 115 नंबर लाया था केवल एनसीईआरटी पढ़ के। केवल एनसीईआरटी 120 में 115 अगर ला दो, मतलब केवल केमिस्ट्री से क्वालिफाई कर गया। मैथ्स फिजिक्स तो एक्स्ट्रा है। तो एनसीईआरटी के लेवल पर भी अगर तुम ठीक से काम करते हो तो एनआईटी तो होगा। ये जो तमाशा पूरा दिखता है ना कोचिंग वर्ल्ड का, ये आईआईटी के नाम पे दिखता है। कभी देखता है किसी जगह बोर्ड लगा हुआ देखो हम एनआईटी का तैयारी करवाते हैं? नहीं। आईआईटी, क्योंकि हम एनआईटी को देखना नहीं चाहते हैं और एनआईटी बहुत आसानी से मिलता है। और हवा में रहते हैं हम आईआईटी कर रहे हैं। दिवाकर हुआ, वो बीटेक कर रहा हूँ, आईआईटी गुवाहाटी बीटेक। तो यूपीएससी ये किसको बता देगा ये कर रहा है? हाँ, तो 6 से 10 क्लास का जैसे स्टैंडर्ड बोला जाता है, लेकिन 6 से 10 करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी 8 से 12 तक का कर सकते हैं। पहले बेसिक्स एनसीईआरटी पहले क्लियर करिए सोशल स्टडीज़ का, और फिर उसके बाद आजकल इंटरनेट पे भी काफ़ी सेल्फ स्टडी कोर्सेज आ गए हैं, तो मैं तो उधर ही से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जो कि फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप उधर से भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले एनसीईआरटी पे कमांड करना है तो एनसीईआरटी पे कमांड करने के बाद ही मैं तो रिकमेंड करूँगा कि कोई कोचिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि वो जब पढ़ाते हैं तो उसी चीज़ को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो फिर वही बात आ जाती है, बेसिक क्लियर रहने के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छा बन सकता है। जैसे नींव अच्छी बनी हो तो उससे बिल्डिंग अच्छा बनेगा। इसलिए आप पहले एनसीईआरटी को क्लियर करिए पूरा 8 से 12 मैं तो बोलूँगा। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग का पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट वही रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या फिर आप ऑनलाइन किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। तो आप अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स दे चुके हैं? नहीं, अभी मेरा
एज नहीं हुआ है, मैं एक्चुअली 2022 में दूंगा। 21 जी जी। पे लाइक करिए उसको और कमेंट लिखिए। हम चाहेंगे कि अपने पंकज जी वगैरह जवाब देते रहेंगे आपको, ठीक है। और ओम वर्मा आर्ट करके है यूट्यूब, वहां भी आप प्रश्न लिख सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। लीजिए जरा। सर्विस में जाना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं उसमें पूरा मोटिवेट कर सकूँ। सर्विसेज का डिसीजन लेकर के थोड़ा सा प्रीमेच्योर नहीं हो जाएगा प्रिपरेशन करना? कहाँ थी? 9th में थोड़ा सा, 9th में अगर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अभी तो तुमको कुछ पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट, तो जीएस ही नहीं पढ़ सकती हो। जी सर। तो फिर उसको ढंग से करो जीएस को। लेकिन यूपीएससी हम दिए हैं, अभी नहीं दिए हैं, आज से 13-14 साल पहले दिए थे, तो अब तो बहुत कुछ बदल चुका। लेकिन बाबू उस इतना पहले डिसीजन नहीं लिया जाता है। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर 2nd ईयर में वहाँ पर द्वंद्व चलता है कि कैट कर लें कि यूपीएससी कर लें कि जॉब कर लें, तब डिसीजन लेते थे हम लोग। इतना पहले तो लोग सोचे भी नहीं थे यूपीएससी का। हम सोच और डॉक्टर सुमन जी और एवं मन्नू जी राय से मैं निवेदन करूंगा कि पंकज जी को सम्मानित करें। आप लोग जोरदार तालियां। ये अपना सारा काम छोड़ के और आप लोगों का मार्गदर्शन देने के लिए पटना से यहाँ तक चल के आए, इसके लिए हम पूरा टीम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक चूंकि अभ्यानंद सर आ नहीं पाए, इसलिए मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि ये उन्हें जा कर के दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हमें एक सवाल पूछना है। इतना देर बाद तुमको सवाल याद आया? नहीं दे, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, धनबाद जिला की हूँ। उसके अलावा का जो लाइन है, उसके एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे हम जो जानते हैं ना बाबू, थोड़ा सा यूपीएससी क्योंकि हम दिए थे, आईआईटी पूरा क्योंकि पढ़ाते हैं और खुद किए थे, और मेडिकल थोड़ा क्योंकि बच्चों को देखते हैं पढ़ाते हुए, मतलब अपनी फैकल्टीज को। करने का मन तो यूपीएससी है, लेकिन उसके पहले भी कुछ होना चाहिए ना, इंजीनियरिंग के अलावा। कोई भी कोर्स तो मजा ही लेने वाला है। अरे पढ़ाई में अगर तुम आनंद लेना चाहती हो तो फिर कोई भी कोर्स अच्छा है। वो हम लोग पढ़ते कैसे पता है, लगता है कि कुछ सब पढ़ रहा है इसलिए हमको पढ़ना है, इसलिए पढ़ते हैं। नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए। किस क्लास में हो? 12। एनटीएससी दी थी अपने टाइम में? एनटीएससी हाँ 10th क्लास में दिए थे। दी थी ना? हाँ। तो नेशनल लेवल का कंपटीशन था, तैयारी की होगी। हाँ। उसी तरह 12th में किस चीज का देना चाह रही हूँ? नेशनल लेवल पर हर एक 2 साल या 1 साल के बाद एक नेशनल लेवल के कंपटीशन का गोल सेट कर लो और उसका तैयारी करो, मजा आएगा। अदरवाइज क्या कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो 10 साल का क्वेश्चन करते थे, नंबर नहीं आएंगे, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद पंकज जी। जो इतने दूर से चल के आई हैं, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है और हम आप लोग के आने से पहले ही ये आ चुकी थी। मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये मैं चाहूँगा कि ये बहुत कुछ कर रही हैं अपने फिल्म में, तो ये ही अपने मुख से आपके बीच में अपनी बात को रखें। हेलो, मैं सबसे पहले रंजीत जी का आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और सारे अतिथियों का आभार व्यक्त करूंगी जो यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए और मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सबका। पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूँ कि मैं बिहार की हूँ, पंडुई मेरा गाँव है, और उसके बाद पटना से मैंने 10th किया, और उसके बाद मैं वनस्थली विद्यापीठ से मैंने मास्टर्स किया, और फाइनली मुझे लगा कि मैं ये काम बहुत बेहतर कर सकती हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में गई।
तो बहुत सारे सवाल, एक सवाल अभी एक लड़की ने पूछा था जिसमें कि सिर्फ यही एक काम है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार काम आपको शुरू से बता दिया जाता है कि आपको ये बनना चाहिए और हम उसमें लग जाते हैं। मुझे लगता है कि सवाल आपके अंदर से आना चाहिए कि आप क्या काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, आप क्या काम बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप उसी को कीजिए और उसी में आप दक्षता हासिल कीजिए। मुझे ये पता होने में बहुत वक्त लग गया कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हो सकती हूँ या मैं एक्टर हो सकती हूँ, क्योंकि घर में किसी तरीके का गाइडेंस नहीं था, ना ही इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन था जहाँ से मैं सीख सकती थी। लेकिन उसके बाद भी एक इनर था जो काम कर रहा था कि ये काम, ये दिशा मुझे अच्छी लगती है। अगर आप लोग टेलीविज़न देखते होंगे तो आपने मुझे बहुत सारे बड़े शोज़ में देखे होंगे, जैसे बालिका वधू मेरा सबसे बड़ा शो था। उसके बाद मन की आवाज़ प्रतिज्ञा एक शो आता था स्टार प्लस पे, जिसपे मैंने ठाकुराइन का रोल प्ले किया था। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और 3 साल मैंने आईटा लिया उसके लिए, जो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उसके बाद मैं मेकिंग में भी आई और मैंने टॉयलेट इशू पे औरतों की जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर मैंने 2015 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुट्रू गुटरू, जिसको बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड किया गया और काफ़ी तारीफ मिली। और अभी मैं एक दूसरी फिल्म करने आई हूँ, तो वो उसका विषय भी बहुत नया है और राष्ट्रहित और समाज हित से जुड़ा हुआ है। और वन लाइन में कहूँ तो आत्मनिर्भर भारत उसका सब्जेक्ट है जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो अब मैं ये चाहूँगी कि मैंने अपना परिचय दे दिया, साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पास वो सारे गाइडेंस नहीं थे, वो दिशा नहीं थी। मैंने अपनी दिशा खुद ढूंढी और उस दिशा में मैं आगे बढ़ी। लेकिन अभी चूँकि आप लोग, अगर लगता है कि ये काम आप बेहतर करना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फिल्मी दुनिया बहुत चकाचौंध की दुनिया है और आपको बहुत अट्रैक्ट करती है और आप इसमें जाना चाहते हैं, इसलिए ना जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर आप खाली हाथ ही वापस आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप ट्रेनिंग लें इसकी, अच्छी किताबें पढ़ें जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में ये मिथ है कि मैं बहुत अच्छा अगर दिखूं और मैं 6 पैक बना लूँ और मैं इस तरह से कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊँगा। तो इस तरह की कोई भ्रांति ना पालें, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और अब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप स्किल्ड हो सकते हैं और फिर आप जाकर इसको अपना करियर बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अपना घर का चला सकते हैं। तो मैं इतनी सी बात अभी रखूँगी। फाइनली मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन लोग हैं यहाँ पे उपस्थित जो इस दिशा में इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाहते हैं। मैं वो हाथ देखना चाहूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई लोग तो आप अपना हाथ उठाइए, मैं देखना चाहती हूँ। लड़कियों में से कोई? मैंने भी हाथ नहीं उठाया था एक्चुअली। बचपन में कई बार पूछा जाता है तो हम हाथ नहीं उठाते, हमें लगता भी है कि हम ये काम कर सकते हैं बट हम नहीं उठाते। तो मुझे लगता है उठाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक और बात है, हाँ मुझे अच्छा लगा आप लोगों को देख के कि आप लोग आगे आए और आप काम करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन साथ में मैं कुछ और चीज़ें जो आप लोगों को कहना चाहूँगी वो ये है कि आप चाहे कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे इंसान बने। आप अपने ऊपर काम करें, स्किल्ड हों, अपने मन के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर काम करें। हम एक्टर्स को बताया जाता है कि आप मेडिटेशन करें, लोग करते नहीं हैं। ध्यान करें थोड़ा, आप नहीं करते। इससे आपको एक सेल्फ नॉलेज होता है अपने बारे में, डिसीजन लेने में आसानी होती है। बहुत सारे फेलियर को झेल पाने की ताकत आती है आप में। तो ये सारी चीज़ें भी है जो हमें अपनी लाइफ में रेगुलर करना चाहिए और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप लोड नहीं लेंगे, आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका तो मैं हाजिर हूँ, आप पूछ सकते हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे लोग ये मानते हैं कि अगर अपने बच्चों को फिल्मी दुनिया में उस तरफ अगर भेज दिया जाए तो
मतलब उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, या उनकी लाइफ अगर फ्यूचर है तो वो सिक्योर नहीं होगा। तो मैम जब आप गई होंगी, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर से कोई सपोर्ट नहीं था, तो फिर आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से मनाया कि मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, जो कि हमें आईआईटी और इंजीनियरिंग या मेडिकल के थ्रू ही मिल सकता है। पर अगर बच्चों का दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत रेलेवेंट सवाल है और ये पूछा जाना चाहिए। मैंने अपने घर में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में, इनफैक्ट मैं अपने समाज में ऐसी पहली लड़की थी जिसने ये कहा कि मैं इस दिशा में जाऊंगी और ये काम करूंगी। तो मेरे मम्मी पापा कोई तैयार नहीं थे, उनको तैयार करने में मुझे बहुत वक्त लगा, बहुत चैलेंजेस लेने पड़े। फाइनली जब मैं स्क्रीन पे आने लगी, दिखने लगी, तो उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया और फिर जब लोगों ने तारीफ़ करनी शुरू की मेरे काम की, तो फिर उनको भी लगने लगा कि नहीं, इसने सही निर्णय लिया है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये एक लोगों में कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़कियां इस इंडस्ट्री में जाती हैं तो उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई अकेले गई थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, और मैंने भी बहुत सारे तरह के लोगों को देखा इंडस्ट्री में, जो हर फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, अच्छे होते हैं। ये माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, हर तरह से होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप अपना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो मैं